अंकिता बहुत ही सीधी बहू थी। वो हमेशा ही पढ़ाई में लगी रही और बस 20-21 की हुई कि उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। वो अपनी सास नीलिमा को अपनी माँ ही मानती थी। सारा दिन बस उनसे बातें करते रहना और उनका ख्याल रखना। चाय बना लो अंकिता, शाम हो गई। अरे आप सिर्फ चाय थोड़ी ना पियेंगी, मैंने पकोड़े भी बना कर रखे हैं, अभी लाती हूँ। वो फटाफट चाय पकोड़े लाकर उसे देती है। थोड़ी ही देर में उसका बेटा समर ऑफिस से आता है। नीलिमा अंकिता को फिर से आवाज लगाती है। अरे अंकिता, चाय पिलाओ भाई, बड़ी देर हो गई। अंकिता समर के लिए वापस चाय बनाने चली जाती है और चाय लेकर आती है। अरे सिर्फ मेरे लिए? माँ की कहाँ है? अंकिता नीलिमा की तरफ देखती है कि वो बोलेगी कि उसने पी ली है, पर वो तो कुछ और ही बोलती है। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए मेरे लिए तो रहने दो। समर अंकिता को गुस्से से देखने लगता है कि उसने उसकी मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई। वो अपनी आधी चाय नीलिमा को देता है। अंकिता इतनी भली होती है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो यही सोचती है कि उम्र हो गई है, उनको याद नहीं होगा कि वो चाय पी चुकी हैं। अंकिता बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे रोज के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन अंकिता अपने कमरे से देखती है कि जैसे ही समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, नीलिमा पुरानी साड़ी पहनकर किचन में लड्डू बनाने लग जाती है। अरे इनको क्या हुआ? अच्छी खासी पलंग पर लेटी हुई थी सुबह से, अचानक से उठकर काम करने क्यों लगी? मैं अभी तो सारा किचन साफ करके आई हूँ। वो नीलिमा के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ चाहिए नहीं, सोचा लड्डू बना लूं। पर अचानक से, अभी तो आप लेटी हुई थी। हाँ बस ऐसे ही। अंदर ही अंदर नीलिमा जानती थी कि वो अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी माँ सारा दिन काम में लगी रहती है। होता भी वही है। थोड़ी देर में समर आ जाता है। वो अपनी मम्मी को काम करते देखता है और सीधा अंकिता के पास जाता है, जो फोन लेकर बैठी थी। उसे अपनी सास की चालाकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अंकिता, चाय बना दो। अरे रहने देना बेटा, उससे मत बुला, वो सो रही होगी, मैं ही बना देती हूँ। बस लड्डू भी बनने ही वाले हैं। ये देखकर समर का पारा चढ़ जाता है। यहाँ मेरी मम्मी काम कर रही है और तुम यहाँ फोन में लगी हो। अंकिता बिल्कुल समझ नहीं पाती कि अचानक से क्या हो गया। वो अभी तो सारा काम करके अंदर आई थी और सास तो लेटी हुई थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी बातों बातों में वो पूरा वाकया अपनी सहेली को बताती है। उसकी सहेली कहती है कि देख, तेरी सास नीलिमा बहुत चालाक है और वो जानबूझकर अपने बेटे के सामने काम करने लग जाती है। उन दोनों की बातें खत्म होती है तो अंकिता को भी अपनी सहेली की बातें सही लगने लगती है। वो सोचती है कि अपनी सास को एक बार परखना तो पड़ेगा ही। वो सारा दिन काम में लगी रहती है, बहुत सारा सामान नाश्ता बनाती है, घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है। बस समर के आने से पहले कमरे में चली जाती है और नीलिमा जो सुबह से लेटी हुई थी, बाथरूम में जाकर धुले हुए कपड़े फिर से धोने बैठ जाती है और रसोई में बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देती है। अंकिता भी उससे ज्यादा बड़े कपड़ों का ढेर लेकर बैठ जाती है। समर आता है, दोनों को देखता है और किसी को कुछ नहीं कहता। नीलिमा अंकिता को घूरने लगती है और सब काम छोड़कर वापस सोने चली जाती है। पर अब अंकिता को नीलिमा का गेम समझ में आ चुका था। एक दिन समर ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखता है कि उसकी माँ तो आराम से सो रही है और अंकिता किचन में लगी हुई है। वो अपने लिए चाय बनाने को बोलता है और कमरे में चला जाता है। नीलिमा को पता ही नहीं था कि समर घर आ चुका है। जैसे ही रोज का समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, वो फौरन रसोई में घुस जाती है और स्लैब साफ करने लगती है। इस बार समर देख लेता है। एक दिन नीलिमा की कुछ सहेलियां घर आती है। अरे मेरा क्या है, जो बहू दे देती है मैं खा लेती हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है भाई। अंकिता थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती रहती है। अरे मम्मी जी, आपने ये परसों बनवाया था ना, ये बोलकर कि मेरे हाथ का अच्छा लगता है, ये लीजिए मैंने सबके लिए बना दिया। तुम तो कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा खाती नहीं हो, फिर तुम्हारी बहू नई नई डिशेस किसके लिए बनाती है? अरे उसको शौक है, अब बना बना खाना फेंक नहीं सकते ना, तो खा लेती हूँ। ये कहकर वो दोनों हाथों में पकोड़े भरकर खाने लगती है। अरे नीलिमा, पिछली बार मिले थे तो बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी और गहने भी नए नए से थे। अरे अब बस उम्र के साथ ना कुछ भी नया लेने का मन ही नहीं करता। मेरी तो अलमारी खाली पड़ी है, मैंने तो सब बहू को दे दिया। अब उसकी उम्र है पहनने ओढ़ने की, मैंने तो अपने लिए ये बस 2 साड़ी निकाल ली। अंकिता रसोई में से सब सुन रही थी।
वो देख रही थी कि उसकी सास सबसे कितना झूठ बोल रही है और भोली बन रही है, जबकि अंकिता उसे हर त्योहार पर साड़ी देती है और कभी कभी छोटा सा गहना भी आ ही जाता है मायके से। वो खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी कि सास की असलियत कैसे सामने लाई जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो ड्राइंग रूम में जाती है। नमस्ते आंटी, आप लोग अंदर आइए ना। जब से घर में नया काम करवाया है आप लोगों ने देखा ही नहीं। सब उठकर अंकिता के साथ जाने लगते हैं। वो सबसे पहले अपनी सास की अलमारी दिखाती है जो नई नई साड़ियों से भरी पड़ी थी और सामने ही गहनों के 6-7 डिब्बे भी थे। अच्छा, ये तो तुम्हारी अलमारी होगी ना? इतनी नई नई साड़ियाँ तो तुम ही पहनती होगी। अरे नहीं आंटी जी, ये तो मम्मी जी की है। मैं हर त्योहार पर उनको एक नई साड़ी लेकर देती हूँ ना। और ये गहने भी नए नए हैं, देखिए मेरी मम्मी ने दिए थे मम्मी जी के लिए। अंकिता सारे गहने खोलकर दिखाने लगती है। नीलिमा के पास इतना सामान देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम तो कह रही थी नीलिमा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये तो इतना सारा सामान है। अरे हाँ, वो मेरा मतलब था कि मेरा मन नहीं करता पहनने का। कहीं घूमने फिरने भी तो नहीं जाते हम। अपने आप को बचाने के लिए वो एक और झूठ बोल देती है। थोड़ा समय बीतता है और नीलिमा अंकिता को सबके लिए नाश्ता लगाने को कहती है। मम्मी जी, नाश्ते से क्या होगा? मैंने आपकी फेवरेट होटल में टेबल बुक करवा दी है। होटल? नीलिमा, तुम तो कह रही थी कहीं आती जाती नहीं, फिर तुम्हारा फेवरेट होटल कहाँ से आ गया? नीलिमा कुछ नहीं बोल पाती, बस इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में नीलिमा की सहेलियां चली जाती हैं। उनके जाने के बाद तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब सामान दिखाने की? क्यों मम्मी जी, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं तो अपना समझकर ही सबको सामान दिखा रही थी। अंकिता जानती थी कि उसकी सास अपनी सहेलियों के बीच झूठी पड़ गई, इसलिए उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर खुद अंकिता अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसने अपनी सास की पोल पट्टी खोल दी। बस अब उसे अपने पति समर को ये एहसास दिलवाना है कि उसकी मम्मी उसके सामने काम करने और भूखे रहने का नाटक करती है। एक दिन समर के ऑफिस जाते ही वो नीलिमा को एक के बाद एक नाश्ता बनाकर देती है। अरे बहू, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। कितना खिलाओगी? अरे खाइए मम्मी जी, खाइए खाइए। अच्छा, ये झूठी प्लेट्स तो ले जाओ। हाँ अभी ले जाऊंगी, आप वहीं सोफे के नीचे रख दीजिए ना। नीलिमा सोफे के नीचे ही प्लेट्स सरका देती है और पैर पसार के टीवी देखने लगती है। जैसे ही समर के आने का समय होता है वो बैठ जाती है। अरे अंकिता, चाय तो लाना। सुन बेटा, मेरे लिए भी लाने को बोल देना। क्यों माँ, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? नीलिमा ऐसा रोने जैसा मुंह बना लेती है जैसे कि बहुत भूखी हो। समर अंकिता पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी अंकिता समर और नीलिमा के लिए चाय लेकर आती है। हाँ माँ जी, आप वो आपके झूठे बर्तन उठाने के लिए कह रही थी ना, जो नाश्ता आप सुबह से कर रही हैं। रोज तो रख देती हूँ, आज पता नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहा। वो सोफे के नीचे से 6-7 प्लेट्स उठाती है तो समर की आंखें फट जाती है। आज तो 1-2 चीजें कम ही बनी माँ जी, नहीं रोज तो छोटी मोटी 8-9 तरीके की चीजें हो ही जाती है ना सुबह से। ये सुनकर समर समझ जाता है कि उसकी माँ उसके सामने और बाहर वालों के सामने एक पीड़ित सास बनने का बस नाटक करती है। पूरा समय इस टुनटुने को तो ऐसे बजाती रहेगी जैसे इसके अलावा घर में कोई दूसरा काम बचा ही नहीं। अरे क्यों हर समय लठ लिए बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हारा सारा काम खत्म करके ही तो रियाज करने बैठती है ना। इतने में अरमान ऑफिस बैग लिए रिद्धिमा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सुनो जरा, जल्दी मेरा नाश्ता और लंच तो लेकर आओ। अरमान की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना रिद्धिमा रियाज करती रहती है, जिस पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए वही बात दोहराता है और रिद्धिमा सहम कर चुपचाप खड़ी होकर दोनों काम करने के बाद दोबारा रियाज करने बैठ जाती है। तुमने तो सच में हद कर दी। पहले काम करती नहीं हो और जब करती हो तो ऐसे जैसे कोई एहसान कर रही हो। इस शौक के लिए तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं भूल सकते रिद्धिमा। इन्हीं जिम्मेदारियों के लिए मैंने सालों पहले अपना और गुरुजी का सपना अधूरा छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से एक बार फिर ये कॉन्फिडेंस आया है। इस बार पीछे नहीं हटूंगी और मैं जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर रही। पर क्या परिवार का मेरे लिए कोई प्यार, कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे गाने बैठे तो मुंह से 4 राग सही निकलते नहीं।
और जुबान चलाने के लिए देखो कैसे पटर पटर बोल रही है। घर वालों का अपने ऊपर जरा भी विश्वास ना देख रिद्धिमा शांत होकर सितार लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे उसके ससुर जी भी वहां आते हैं। बेटी, मुझे पता है संगीत तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी कोशिश मत छोड़ना। बचपन से मुझे दो ही चीज़ों से बेइंतहा प्यार है, बारिश और संगीत। बारिश तो घर वाले दिला नहीं सकते थे, इसलिए संगीत सीखना शुरू किया। वहाँ मुझे शास्त्रीय संगीत और अलग अलग रागों के बारे में पता चला। मैंने हर वो राग सीखना शुरू किया जिसे लोग कहते थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज तक कभी अपने दूसरे प्यार को पूरा करने वाला मेघ मल्हार ठीक तरह से गा नहीं पाई। हमेशा उच्च स्वर खराब हो जाता है। कोशिश और उम्मीद, इन दो का हाथ कभी मत छोड़ना, फिर दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। और ये लोग जो तुम्हें रोकना या पीछे खींचना चाहते हैं ना, उन्हें मम्मी या पति परमेश्वर समझकर बातों में मत आ जाना। वैसे भी तेरे पति ने परमेश्वर बनने लायक कोई काम नहीं किया है। ससुर की बात सुन रिद्धिमा हंसने लगती है। उसके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने कुछ तरीके बदलते हुए पहले से ज्यादा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ रियाज शुरू कर देती है। अब चाहे जान जाए, पर मेघ मल्हार राग तो मैं सीख कर रहूंगी। काश गुरुजी मेरी हर गलती को सुधारने के लिए आज भी मेरे साथ होते, लेकिन मुझे भरोसा है वो जहां भी होंगे मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे और मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। इसी के साथ रिद्धिमा दिन रात एक कर किसी की फिक्र किए बिना बस रियाज पर ध्यान देती है, जिससे सांस पहले से ज्यादा किलस जाती है। पहले इस गाने बजने के लिए बस काम चोरी करती थी, अब तो काम करना ही बंद कर दिया। रिद्धिमा, मम्मी ये सब क्या बोल रही हैं? क्या तुम्हें घर वालों को परेशान करने में ज्यादा मजा आ रहा है? क्यों हमेशा ऐसे काम करती हो जिससे सबको गुस्सा आ जाए? अरमान और अपनी पत्नी की बातें सुन इस बार ससुर को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों माँ बेटे ने कसम खाई है क्या? ना जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। और तुम किन सबके गुस्सा होने की बात कर रहे हो? मुझे तो बहू के गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दोनों से जरूर है। इसलिए अगर इसके बाद किसी ने बहू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति को गुस्से में देख सास चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसे देख अरमान भी अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह समय बीतने लगता है और देखते ही देखते सावन का मौसम आ जाता है। एक दिन रिद्धिमा घर के आंगन में बैठी मेघ मल्हार राग का रियाज कर रही होती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख रिद्धिमा खुशी में चिल्लाते हुए सब घर वालों को बुलाती है। देखिए पापा जी, मम्मी, अरमान, मैंने कर दिखाया। आज मैंने गुरुजी का सपना पूरा कर दिया। गुरुजी का नहीं, अपना भी। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम कर लोगी। मुझे तुम पर गर्व है बहू। तुम अपनी म्यूजिक क्लासेस क्यों नहीं खोल लेती? अरे ये तो सावन का मौसम है और बारिशें आना लाजमी है, तो दोनों ससुर बहू बेफिजुल में इतना उछले नहीं। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं। इसमें रिद्धिमा का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसे बेकार ही झूठ बोलकर सर मत चढ़ाओ। बहुत ड्रामा हो गया, दोबारा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सूरज चढ़े आसमान में अचानक बारिश आ जाना तुम्हें इतना नॉर्मल लगता है? तुम्हें मेरे टैलेंट की कदर नहीं करनी तो मत करो, पर मेरे संगीत को कुछ नहीं बोल सकते तुम। इसी के चलते दोनों पति पत्नी में संगीत को लेकर महाभारत छिड़ जाती है, जिस वजह से बारिश का मजा लेने के बजाय रिद्धिमा का पूरा समय अरमान के साथ उसे समझाने में निकल जाता है। और जब तक सब शांत होते हैं बारिश बंद हो जाती है। ये देखकर रिद्धिमा उदास हो जाती है। मैंने जिसके लिए इतने साल इंतजार किया वो मेहनत आज सफल भी हुई, तो तुम्हारी वजह से मैं उसे पल भर सुकून से महसूस भी नहीं कर पाई। तुम्हें तो पूरा भरोसा है ना कि बारिश तुम्हारे गाने की वजह से आई थी, तो ठीक है, मैं तुम्हें कल का पूरा दिन देता हूँ। गा लो अपना सारे गामा और बुला लो बारिश। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं खुद तुम्हें म्यूजिक एकेडमी खोल कर दूंगा। अपने आप को सबके सामने साबित करने का मौका देख रिद्धिमा उसे तुरंत मंजूर कर लेती है और अगली सुबह दिन चढ़ते ही सब आंगन में आकर बैठ जाते हैं, जहां रिद्धिमा सितार लिए गाना और संगीत शुरू करती है।
लेकिन ये सब उसे जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है लेकिन मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, आज तो इतनी बारिश हुई कि मैं डूबते डूबते बची। तुमसे ना हो पाएगा रिद्धिमा। अच्छा रहेगा कि अगर जल्दी अपनी बहू वाली ड्यूटी संभाल लो। बात एक पूरे दिन की हुई थी ना, और 12 बजने में अभी बहुत समय है। अभी भी रिद्धिमा का कॉन्फिडेंस देख सास और अरमान हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद सब कुछ देर आराम करने के बाद डिनर करके दोबारा आंगन में पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा एक बार फिर पूरे जोश, हिम्मत और प्यार के साथ गाना शुरू करती है। हे भगवान, इस बार सब कुछ अच्छा करना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरी कैकेयी जैसी पत्नी बेचारी बहू का घर में सांस लेना तक मुश्किल कर देगी। रिद्धिमा धीरे धीरे उच्च स्वर की तरफ बढ़ती है, जिसे सुन अरमान का ध्यान भी उसकी तरफ खींच जाता है। अब सब ध्यान और शांति से रिद्धिमा को सुनने लगते हैं, जिसके कुछ ही देर में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर अरमान और सास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आई कांट बिलीव दिस। मुझे ये संगीत और ऐसे राग जिनसे बारिश हो जाए बेकार लगता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं संगीत और तुम्हारे बारे में कितना गलत था रिद्धिमा। अब वादे अनुसार अरमान रिद्धिमा को उसकी म्यूजिक एकेडमी खोल कर देता है और उसी के साथ दोनों माँ बेटे को संगीत के साथ रिद्धिमा के सपनों की अहमियत भी समझ में आ जाती है और वो उन सब की इज्जत करने लगते हैं।